नमस्कार। आज हम जापान से आई एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पर बात करने वाले हैं। ये है इकिगाई। इकिगाई, हाँ, काफी सुना है इसके बारे में आजकल। बिल्कुल। और हमारी ये जो चर्चा है, ये हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस्क मिरालिस की एक किताब है, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग एंड हैप्पी लाइफ। उसकी एक गहरी समीक्षा पर आधारित है। अच्छा, वो किताब हाँ काफी पॉपुलर हुई है। हाँ जी। तो इस बातचीत का मकसद क्या है? हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये इकिगाई असल में है क्या चीज, कैसे ये एक लंबी और खुशहाल जिंदगी से जुड़ा है, और सबसे खास बात, जापान का एक द्वीप है ओकिनावा, वहां के लोगों से हम क्या सीख सकते हैं। ओकिनावा, हाँ, वो ब्लू जोन जहाँ लोग बहुत लंबा जीते हैं। एग्जैक्टली। तो हमारा इरादा है कि इस कॉन्सेप्ट के सार को, इसकी बारीकियों को श्रोताओं तक पहुंचाएं, खासकर उन लोगों तक जो अपनी जिंदगी में थोड़ा और गहरा मतलब, थोड़ी संतुष्टि ढूंढ रहे हैं। सही बात है, आजकल बहुत से लोग इसकी तलाश में हैं। मतलब से इकिगाई का मोटा मोटा मतलब लोग बताते हैं जीने की वजह, या वो चीज जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। हाँ, एक मोटिवेशन। पर ये इससे थोड़ा ज्यादा गहरा है ना? चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। बिल्कुल। जैसा कि समीक्षा में बताया गया है, इकिगाई सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये असल में 4 जरूरी चीजों का, आप कह सकते हैं, एक संगम है जहां ये चारों मिलते हैं। 4 चीजें कौन से? हाँ, पहला वो जो आपको दिल से पसंद है, आपका पैशन जिसे कहते हैं। ओके, पैशन। दूसरा वो जिसमें आप अच्छे हैं, जिसमें आपका हुनर है, आपका वोकेशन। स्किल। तीसरा दुनिया को जिसकी सच में जरूरत है, आपका मिशन। दुनिया की जरूरत, मिशन, ठीक है। और चौथा वो जिसके लिए आपको पैसे मिल सकते हैं, मतलब आपका प्रोफेशन, आपकी आजीविका। अच्छा, पैशन, वोकेशन, मिशन और प्रोफेशन। हाँ, किताब कहती है कि जब ये चारों गोले मिलते हैं ना, वो जो बीच की जगह है वही है इकिगाई। और ये मिलने से जिंदगी को एक दिशा मिलती है, एक संतुष्टि का एहसास होता है। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, समीक्षा भी इस पर जोर देती है कि ये चारों अलग अलग नहीं है, मतलब इनका बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस कैसे? देखिए, कई बार लोग बस पैशन के पीछे भागते हैं, पर उससे गुजारा नहीं चलता। या कोई अच्छी नौकरी करता है, पैसे कमाता है, पर उसे काम में मजा ही नहीं आता। है ना? हाँ, ये तो होता है। इकिगाई सिर्फ ये नहीं पूछता कि आप क्या करते हैं, वो पूछता है क्यों करते हैं, और ये क्यों का जवाब ही उस गहरे मतलब की तरफ ले जाता है। ये सिर्फ नौकरी या शौक नहीं, ये एक पूरा नजरिया है जीने का। सही कहा। मतलब सिर्फ पसंद या पैसे का खेल नहीं, बल्कि इन चारों को साधना है, और ये साधना हमें ले जाती है ओकिनावा। किताब की समीक्षा में ओकिनावा का बहुत जिक्र है। हाँ, ओकिनावा, वो ब्लू जोन जहाँ दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं, शतायु। और उनकी जीवन शैली में कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है ना। समीक्षा बताती है कि बहुत सरल चीजें हैं। बिल्कुल, इतनी सरल के हमें आज की भागदौड़ में शायद अजीब लगे, जैसे उनका वो हारा हाचीबू का सिद्धांत। हाँ, हारा हाचीबू मतलब पेट सिर्फ 80% भरना, ठूस कर नहीं खाना। एग्जैक्टली। सुनने में कितना आसान है, पर सोचिए आजकल की ऑल यू कैन ईट वाली दुनिया में कितना मुश्किल है। सही बात है। और ये सिर्फ कैलोरी गिनना नहीं है, समीक्षा कहती है कि ये अपने शरीर के सिग्नल सुनना है। मतलब आजकल जैसे माइंडफुल ईटिंग कहते हैं ना, ये कुछ वैसा है। अच्छा, सचेत होकर खाना। हाँ, अति उपभोग से बचना, ये उनके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखता है, शायद उम्र बढ़ने की रफ्तार भी धीमी करता है। और फिर उनके वो मोई, समीक्षा में इसका भी जिक्र है। ये क्या चीज है, कोई खास क्लब? ये क्लब से बहुत ज्यादा गहरा है। मोआई असल में बचपन में बने हुए सामाजिक समूह होते हैं जो जिंदगी भर साथ चलते हैं। जिंदगी भर? अरे वाह। हाँ, ये लोग एक दूसरे का भावनात्मक, सामाजिक और जरूरत पड़ने पर आर्थिक सहारा भी बनते हैं। सोचिए आपके 5-6 ऐसे दोस्त जो दशकों से आपके साथ हों। कमाल है। आजकल तो पड़ोसियों के नाम पता नहीं होते। बिल्कुल, ये अकेलापन जो आजकल इतनी बड़ी समस्या है, उसका ये एक बहुत बड़ा तोड़ है। ये जो मजबूत रिश्ते हैं ना, ये मानसिक और भावनात्मक सेहत के लिए किसी दवा से कम नहीं। ये तो सच में सीखने वाली बात है। अच्छा, और उनकी फिजिकल एक्टिविटी, क्या वो जिम जाते हैं, मैराथन दौड़ते हैं? समीक्षा के हिसाब से बिल्कुल नहीं। यही तो मजेदार बात है। उनका राज भारी कसरत में नहीं, बल्कि लगातार हल्की फुल्की मूवमेंट में है। हल्की फुल्की मूवमेंट
जैसे बागबानी करना, थोड़ा टहल लेना, घर के काम करना, उनका कोई पारंपरिक नाच हो गया, या सुबह उठ के वो कुछ हल्के स्ट्रेचिंग व्यायाम करते हैं, रेडियो ताइसो कहते हैं शायद। अच्छा, रेडियो ताइसो। हाँ, तो मतलब दिन भर चलते फिरते रहना, शरीर पर जोर डाले बिना उसे एक्टिव और लचीला बनाए रखना। ये उस सोच को चुनौती देता है कि फिट रहने के लिए घंटों पसीना बहाना जरूरी है। यानी उनकी जीवन शैली में ही एक्टिविटी शामिल है, अलग से टाइम निकालने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और तनाव, स्ट्रेस का क्या उन्हें स्ट्रेस नहीं होता? स्ट्रेस तो किसे नहीं होता, पर समीक्षा बताती है कि ओकिनावा के लोग उससे डील करने का एक अलग नजरिया रखते हैं। कैसा नजरिया? वो लोग कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं, वर्तमान में जीते हैं, माइंडफुलनेस पे ध्यान देते हैं। उनकी जिंदगी की रफ्तार थोड़ी धीमी है, वो चीजों को स्वीकार करना जानते हैं। ये सब मिलकर स्ट्रेस लेवल को अपने आप कम रखता है। मतलब एक्सेप्टेंस और ग्रैटिट्यूड। ओके, तो हमने खान-पान, सोशल कनेक्शन, हल्की एक्टिविटी और स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात की। अब समीक्षा एक और बड़े मजेदार कॉन्सेप्ट पर ध्यान दिलाती है, फ्लो। हाँ, फ्लो। इसे इकिगाई से कैसे जोड़ा गया है, जरा इसे समझते हैं। फ्लो एक मनोवैज्ञानिक अवस्था है। साइकोलॉजिस्ट मिहाई चिक्सिंथ-मिहाई ने इसे पॉपुलर किया है। ये वो हालत है जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको वक्त का पता नहीं चलता। हाँ, होता है ऐसा कभी-कभी। भूख, प्यास, थकान कुछ महसूस नहीं होता। आप बस उस काम में खोए होते हैं। ये तब होता है जब काम ना तो बहुत आसान हो कि बोरियत हो जाए, और ना ही इतना मुश्किल कि टेंशन हो जाए। मतलब चुनौती और आपके हुनर के बीच एक सही बैलेंस। बिल्कुल। जैसे कोई आर्टिस्ट पेंटिंग करते हुए, या कोई म्यूजिशियन धुन बनाते हुए, या कोई कोडर कोडिंग करते हुए महसूस कर सकता है। या कोई माली बगीचे में काम करते हुए। हाँ बिल्कुल। या शेफ खाना बनाते हुए, या टीचर पढ़ाते हुए। समीक्षा यही कहती है कि इकिगाई अक्सर उन एक्टिविटीज में मिलता है जो आपको नियमित रूप से फ्लो की स्टेट में ले जाती हैं। अच्छा। आप वो काम करते हैं जिसमें आप अच्छे हैं, जो आपको पसंद है, और जिसमें आप पूरी तरह खो जाते हैं, तो वो आपके इकिगाई का एक पक्का संकेत हो सकता है। तो फ्लो सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये हमें अपने उद्देश्य के पास ले जा सकता है। हाँ, क्योंकि फ्लो से एक गहरे संतोष का, एक उपलब्धि का एहसास होता है। लगता है कि हम कुछ सार्थक कर रहे हैं, अपने हुनर का सही इस्तेमाल कर रहे हैं। ये याद दिलाता है कि खुशी मंजिल में नहीं, सफर में है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे फ्लो वाले पल ढूंढना और उन्हें बढ़ाना एक तरह से अपने इकिगाई को जीने जैसा है। बात और दिलचस्प हो ही जा रही है। समीक्षा ओकिनावा के लोगों की एक और खासियत बताती है, उनका लचीलापन, रेजिलियंस, और लेखक उसे एंटी फ्रेजिलिटी के करीब बताते हैं। हाँ, एंटी फ्रेजिलिटी। इसका क्या मतलब हुआ? ये सिर्फ मजबूत होना है या कुछ और है? ये थोड़ा अलग है। देखिए, रेजिलियंस या लचीलापन होता है कि कोई झटका लगा और अब वापस अपनी पुरानी शेप में आ गए, जैसे स्प्रिंग। हाँ, ठीक है। मतलब मुश्किलों से सीखना और बेहतर बनना, जैसे कसरत से मसल्स मजबूत होती। बिल्कुल सही, क्या बढ़िया उपमा दी है। समीक्षा यही बताती है कि ओकिनावा के लोग जिंदगी की मुश्किलों का सामना बड़ी शांति और स्वीकार्यता से करते हैं। वो हाय तौबा नहीं मचाते, बल्कि हालात के हिसाब से ढल जाते हैं, और मुश्किल वक्त में भी कोई ना कोई मतलब या सबक ढूंढ लेते हैं। ये सोच ना सिर्फ उन्हें स्ट्रेस से बचाती है, बल्कि शायद उन्हें अंदर से और शांत और समझदार बनाती है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम अपनी चुनौतियों को ऐसे देख सकते हैं, विकास के मौकों की तरह। ये वाकई सोचने वाली बात है। हम तो जरा सी बात पर परेशान हो जाते हैं। खैर, उनकी जीवन शैली पर लौटते हैं। खाने की बात हुई थी, हारा हाचीबू। उनकी प्लेट में होता क्या है ज्यादातर? जैसा हमने पहले कहा, उनका खाना ज्यादातर पौधों पर आधारित होता है, प्लांट बेस्ड। सब्जियां। हाँ, खूब सारी रंग बिरंगी सब्जियां, शकरकंद, खासकर वो बैंगनी वाला जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। टोफू जैसे सोया उत्पाद, समुद्री शैवाल यानी सीवीड। अच्छा। थोड़ी मात्रा में मछली, और ढेर सारे हर्बल चाय, जैस्मिन टी खासकर। लाल मांस बहुत कम खाते हैं, और चीनी, नमक, प्रोसेस्ड फूड, इनसे तो लगभग दूरी रहते हैं। यानी बिल्कुल सादा नेचुरल खाना, कोई फैंसी सुपर फूड नहीं, कोई मुश्किल डाइट प्लान नहीं। बिल्कुल नहीं, और समीक्षा के अनुसार यही इसकी खूबसूरती है। आज के ज़माने में जहाँ हेल्थ के नाम पर रोज़ नई जटिल चीज़ें आती हैं, उनका तरीका एकदम सादा और स्वाभाविक है। कम ही ज्यादा है इसका जीता जागता सबूत। सही बात है। अच्छा, एक और चीज़ जो मुझे समीक्षा में बहुत चौंकाने वाली लगी, ओकिनावा की भाषा में
रिटायरमेंट के लिए कोई शब्द ही नहीं है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है। इसका क्या मतलब है? क्या वो कभी काम करना बंद ही नहीं करते? नहीं, ऐसा नहीं है कि वो 80-90 साल में भी वही भारी काम करते रहेंगे, लेकिन उनमें ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि एक उम्र के बाद आप काम से बिल्कुल अलग हो जाएं और बस आराम करें। तो फिर क्या करते हैं? लोग जब तक शारीरिक और मानसिक रूप से ठीक हैं, किसी न किसी उद्देश्यपूर्ण काम में लगे रहते हैं, चाहे वो अपना छोटा सा बगीचा संभालना हो या समुदाय के लिए कुछ करना हो, बच्चों को कुछ सिखाना हो, अपना कोई शौक पूरा करना हो। मतलब जिंदगी कभी रुकती नहीं है, कोई ना कोई इकिगाई हमेशा रहता है। हाँ, बिल्कुल। ये जीवन को काम और आराम के दो हिस्सों में नहीं देखता। ये इसे योगदान, जुड़ाव और सीखने की एक लगातार चलने वाली यात्रा की तरह देखता है।